गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना चौथा लेसन चल रहा था विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों की विधियाँ। ठीक है, जिसमें कल अपन ने कार्बनिक कीटनाशी के बारे में पढ़ा था पूरी ही क्लास में। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं बरूथीनाशी। जो आपको कन्फ्यूजन होगा पिछले 2-3 वीडियो में तो कि बरूथीनाशी क्या होते हैं सर, तो वो पढ़ते हैं। तो बरूथीनाशी एक पादप भक्षी बरूथियाँ होती हैं, यानी होते कीट ही है, नाम है उनका बरूथी। ठीक है, पर ये पूरे पादप को ही भक्षण कर देते हैं। उनका कोई विशेष नहीं होता है कि पत्तियों को खाएंगे, फूलों को खाएंगे, बीजों को खाएंगे, तने को खाएंगे, जड़ को खाएंगे, नहीं, पूरे पादप को ही नष्ट करते हैं। तो वे रसायन जो पादप भक्षी बरूथियों को मारते हैं उन्हें बरूथीनाशी कहते हैं। बरूथियाँ क्या करती है, देखो, पत्तियाँ, कलियाँ व फूलों का रस चूस कर उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी फैलाती हैं। अब बरूथियाँ क्या करती हैं, फूलों, पत्तियों और कलियों का रस चूसती है। ठीक है, और फिर कई सारी इनमें बीमारियां भी फैलाती हैं। इनका माप बहुत ही छोटा होता है, इनका आकार बहुत छोटा होता है, इन कीटों का आकार बहुत छोटा होता है। उतनी ही संख्या में यह ज़्यादा होती है। ठीक है, वह बहुत हानि पहुंचाती है। आकार बहुत छोटा होता है लेकिन संख्या में बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। इनको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, इनको हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। ठीक है, यानी आंखों से तो हमें ये दिखती नहीं, हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। इनके नियंत्रण है तो सर्वप्रथम गंधक का प्रयोग सन 1920 से शुरू हुआ, जो अब तक चला आ रहा है। इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले 1920 में क्या हुआ, किसका, गंधक का, सल्फर का प्रयोग हुआ। किसका, सल्फर का प्रयोग हुआ, एस। ठीक है, 1920 में, जो अब तक इनके नियंत्रण के लिए प्रयोग में की जा रही है। ठीक है, इसके पश्चात क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग शुरू हुआ व इनके नए बरूथीनाशकों का संश्लेषण हुआ। फिर बाद में देखिए क्लोरोनित यानी क्लोरीन से बने जो हाइड्रोकार्बन होते हैं HCl, इनका उपयोग शुरू हुआ और फिर कई सारे बरूथीनाशक और बनाए गए। ठीक है, जैसे डाइकोफाल, क्लोरोबेंजिलेट, कार्बोफिनल, फिनोथियान। ठीक है, ये सब चीजें आई। आगे देखिए, कृंतकनाशी कौन से, चूहे, गिलहरी व अन्य कुतरने वाले कृंतक जंतुओं को मारने में प्रयोग होने वाले रसायनों को कृंतकनाशी या मूसकनाशी कहते हैं। अब चूहे, गिलहरी व अन्य जो कृंतक यानी कुतरने वाले जंतु होते हैं, ठीक है, कीट होते हैं या जंतु होते हैं जो कुतरने का काम करते हैं, उनको मारने के लिए अपन जिन रसायनों का उपयोग करते हैं वो कृंतकनाशी या मूसकनाशी कहलाते हैं। ये कृंतक जंतु खेतों, घरों, गोदाम आदि स्थानों पर अनाज, फसलों तथा घरेलू एवं खाद्य सामग्री को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये अनाज, फसलों, घरों में, कहीं भी भंडारण में कहीं भी पड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये बड़े चालाक होते हैं, बड़े ही चालाक होते हैं, शंकालु होते हैं, शंका करने वाले यानी भ्रम करने वाले, तेजी से वृद्धि करने वाले, बहुत तेजी से वृद्धि भी करते हैं अपने शरीर की, तथा लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मियों में नहीं पाए जाएंगे, ठंडी जगह पर नहीं पाए जाएंगे, गर्म जगह पर नहीं, जहाँ बारिश होती वहाँ नहीं, सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, कृंतकनाशियों को हम तीव्र 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला तो है तीव्र कृंतकनाशी, दीर्घकालिक कृंतकनाशी और धूमक कृंतकनाशी। ठीक है, अब इन कृंतकनाशियों को, इन मूसकनाशियों को नष्ट करने के लिए जो दवाइयाँ हैं कृंतकनाशी, ठीक है, गिलहरी, चूहे, इनको नष्ट करने के लिए इनको 3 भागों में बांटा गया। एक तो तीव्र कृंतकनाशी है, दूसरा है दीर्घकालिक और तीसरा है धूमक। तो देखिए, पहला देखते हैं अपन तीव्र कृंतकनाशी। तीव्र कृंतकनाशी में क्या होता है, इसके अंतर्गत एक मात्रा वाले विष आते हैं जिनकी एक खुराक खाने मात्र से चूहे की कुछ घंटे में मौत हो जाती है, मर जाता है, यानी जहर आता है। तीव्र कृंतकनाशी में क्या होता है, जहर आता है जिसको अगर चूहा खा ले तो कुछ ही घंटों में, 1-2 घंटे में तो चूहा अपने परलोक सुधार जाएगा। ठीक है, उदाहरणार्थ जिंक फास्फाइड, उदाहरण के लिए जैसे जिंक फास्फाइड, बेरियम कार्बोनेट, अंटू, थेलियम सल्फेट, ये कुछ ऐसे हैं जो तीव्र कृंतकनाशी के उदाहरण हैं और इनको खाने से कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है चूहे की। इन कृंतकनाशियों से विष प्रलोभन बनाकर काम में लिया जाता है। इनको क्या करते हैं, आटे में मिलाकर, रोटी बनाकर, रोटी में मिलाकर क्या करते हैं, लालच के रूप में प्रयोग करते हैं चूहों के लिए। इनमें जिंक फास्फाइड का उपयोग सबसे अधिक होता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग सबसे अधिक होता है। जिंक फास्फाइड के 2 भाग को 97 भाग बाजरा, जवार, मक्का या गेहूं के दलिया एवं 1 भाग खाने के तेल मिलाकर विष प्रलोभक तैयार किया जाता है। ठीक है, अब 2 भाग तो हमें क्या लेना है, फास्फाइड, जिंक फास्फाइड।
97 भाग में अपन बाजरा, जवार, मक्का या गेहूं ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना, 1 भाग इसमें खाने का तेल मिलाना है, ठीक है। 1 भाग खाने का तेल मिलाना है, तो ये 100 भाग हो गए टोटल। तेल मिलाकर क्या करते हैं अपन, लालच तैयार करते हैं इनके लिए, प्रलोभक लालच देने वाली चीज़ तैयार करते हैं, जिससे कागज़ या मटके के छोटे टुकड़े पर रख कर रात को घरों, गोदाम, खेतों में चूहों के आने जाने वाले रास्तों एवं बिल में रख देते हैं। इनको अपन कहाँ रखते हैं, कागज़ अथवा मटके के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टूटी हुई मटके के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन पर रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, जहाँ से चूहों का रोज का आना जाना है, उनका रास्ता है वहाँ से, ठीक है। चूहों के आने जाने वाले रास्तों वो बिल में रख देते हैं, बिल के अंदर ही रख देते हैं, ठीक है। एवं विष प्रलोभक के खाने पर चूहों की मृत्यु हो जाती है, और इनको खाने से चूहों की मृत्यु हो जाती है। इस विष का अवगुण यह है कि चूहे उसकी दुर्गंध को पहचान लेते हैं। अब सब चीज़ बढ़िया है, बहुत तेज गति से मारता है, ठीक है, अच्छे से काम में भी ले सकते हैं, लेकिन इसका एक कमी भी है, अवगुण कह सकते हैं, कि इसकी जो बदबू बहुत ज़्यादा आती है, और इस बदबू को चूहे पहचान लेते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात कतई नहीं खाते, जैसे इनको स्मेल आ जाती है इनकी बदबू, फिर ये बिल्कुल ही नहीं खाते, उनके नज़दीक भी नहीं जाते, ठीक है। अतः इन्हें धोखा देने के लिए 2-3 दिन तक सादा आटे का विषहीन चूगा खिलाना चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, पहले अपन को 2-3 दिन तक तो सादा आटा, जहर मिलाना ही नहीं है, जिंक फास्फाइड, ठीक है। और है जैसे 2-3 दिन तक देना है, ताकि उनको पहले विश्वास में लेना, आपको बिना जहर वाला चूगा खिलाया जाता है, ताकि चूहों का स्वभाव चूहे का खाने का हो जाए, जिससे क्या हो, चूहों का स्वभाव हो जाए, उनको आदत हो जाए 3-4 दिन में कि हाँ ये खाना है अपन, ये मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा। फिर क्या करें, तब विष चूगा रख दिया जाए तो इसमें अधिक सफलता मिलती है और विष संकालुता दूर हो जाती है, विष संकालुता भी दूर हो जाती है। सादा आटा रखने से उनको चूहों को विश्वास भी हो जाता है, और उनका जो शंका होती है कि भाई आ रही है कुछ, इसमें जहर भी हो सकता है, इनका जो भ्रम होता है, ठीक है, डाउट होता है, वो भी क्लियर हो जाता है। फिर देखिए दीर्घकालिक कृंतकनाशी, इसके अंतर्गत बहुमात्रा वाले विष आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, बहुमात्रा वाले विष आते हैं, जिनसे बना चूगा कई बार खिलाना पड़ता है, बहुत अधिक मात्रा में खिलाना पड़ता है। ये रसायन प्रतिस्कंदक भी कहलाते हैं, क्योंकि इस विष चूगे का 1 सप्ताह तक खिलाने पर रसायन संचयी प्रभाव से चूहों में रक्त के जमाव स्कंदन को रोकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें होता यह है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं, हाथों हाथ ये अपना असर नहीं दिलाते, 2-4 दिन बाद अपना असर दिखाते हैं। और असर किस रूप में दिखाते हैं, प्रतिस्कंदक जो इनके अंदर पाया जाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है, उसको नष्ट कर देते हैं जाके, जिससे बाद में चूहे के अंदर का सारा रक्त खून जम जाता है और वो मर जाता है। परिणाम स्वरूप आंतरिक व बाह्य स्राव के कारण चूहे मर जाते हैं, यानी रक्त स्कंदक जमने वाला जो पदार्थ होता है उसको रोक देता है, ठीक है, जमने से जो रोकता है, ठीक है, रक्त को उसको नष्ट कर देता है। तो कभी भी उनको चोट लगती है तो उनके अंदर खून भी नहीं जमता है, वापस रक्त का थक्का भी नहीं जमता है, तो खून बहकर भी मर जाता है। अतः पूर्व प्रलोभन की जरूरत नहीं पड़ती, वह चूहे इन चूहों को बड़े चाव से व बिना भय के खाते हैं। अब ना तो इनमें दुर्गंध आती है, ना कोई बात, ना इनको खाने से हाथों हाथ कुछ असर दिखता है, तो किसी भी प्रकार के लालच देने की जरूरत नहीं है। जैसा पहले अपन ने पहले वाले में, तीव्र वाले में किया था कि पहले सादा आटा दिया था, इसमें आटा वो देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका असर हाथों हाथ होता नहीं है और टेस्टी भी होता है चूहों के लिए, तो बड़े मज़े से खाते हैं इस चीज़ को। उदाहरणार्थ देखिए, अब दीर्घकाली में कौन से आते हैं, वारफेरिन, रोडाफेरन, क्यूमेफूल, फुरिल, रेक्यूमिन आदि आते हैं। वारफेरिन का 0.025% सक्रिय तत्व अनाज के साथ चूगे में प्रयोग किया जाता है, 0.025%, यानी 1% भी अपन पूरा नहीं लेते हैं, इसमें बहुत ही कम मात्रा में वारफेरिन का उपयोग लेते हैं, चूगे में मिलाया जाता है। इनके अतिरिक्त आजकल कुछ नवीन प्रतिस्कंदक भी विष भी उपलब्ध है आजकल, और कुछ नया आ गए हैं। जैसे देखिए ब्रोमेडियालान, मुसमुस सुपरफेड, फ्लोक्यूमेफेन, बॉडीफेक्यूम, टेलोन तथा क्लोरोफेक्स फेसिनॉन डरेट, जिनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, प्रयोग अधिक प्रचलित है। फिर देखिए धूमक कृंतकनाशी कौन से होते हैं, क्या करते हैं ये, इसके अंतर्गत देखिए एल्यूमिनियम फास्फाइड आता है। एल्यूमिनियम फास्फाइड जो एक प्रमुख धूमक है, इसका उपयोग खेतों में चूहे के बिलों को उपचारित करने के लिए बहुत प्रभावी है। चूहों के बिलों में इनको डाल देते हैं, जिससे कई सारे उपयोग। अब कीटनाशियों का सुरक्षित उपयोग बहुत ज़रूरी है। कीटनाशी से हमें लाभ तो होता है, लेकिन इसके कई सारे हानिकारक प्रभाव भी हैं।
तो इनका सुरक्षित प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे चूहे तो मर जाएंगे, सॉरी कीट तो मर भी जाएंगे इससे, लेकिन कोई हानिकारक प्रभाव हमारे फसलों में भी आ सकता है। तो इनका उपयोग सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। सुरक्षित उपयोग कैसे कर सकते हैं अपन इससे? पहला देखें, कीटनाशियों का उपयोग करते समय निम्न बिंदुओं पर हमें विचार करना बहुत जरूरी है। ये उपयोग जब अपन कर रहे हैं तो हमें कौन से बिंदु ध्यान होने चाहिए? पहला, सर्वप्रथम अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। पहली चीज़ और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा कोई हमें इलाज ही नहीं दिख रहा है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं नज़र आ रहा है, तब हमें कीटनाशियों का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि ये कीटों को तो मारता है, लेकिन साथ साथ में हमारी फसल को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है, और जो हमारे लिए सही नहीं। ठीक है, तो सर्वप्रथम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तब अपन को ये काम में लेना चाहिए। फिर कीटनाशक लाइसेंस शुदा विश्वसनीय दुकानदार से ज़रूरत के मुताबिक ही खरीदें। कीटनाशी देखिए लाइसेंस शुदा, यानी जिसके पास लाइसेंस हो ये सब बेचने का, सरकारी दुकान हो या लाइसेंस हो उनके पास सरकार द्वारा दिया हुआ, तो उन्हीं से खरीदे, और जितनी ज़रूरत है उतनी ही खरीदे, ज़्यादा नहीं खरीदे। क्योंकि जितनी ज़रूरत होगी उतनी खरीदेंगे तो अपन ज़रूरत थी उतनी वापस खेत में डाल दी। लेकिन अगर हमें ज़रूरत तो 1 केजी की है, हमने 5 केजी खरीद लिया है, 1 केजी तो डाल दिया खेत में, 4 केजी पड़े हैं घर पे, अब वो किसी बच्चे की नज़र में आ गया, उसने खा लिया, कोई जानवर ने खा लिया, हमारे घर के पालतू जानवर ने, तो वो मर जाएंगे। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदें। कीटनाशक देखिए ISI मार्कों के नाम के ही काम में लेवे तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित व अधिक जहरीले कीटनाशक काम में ना लेवे। कीटनाशक जो है वो ISI इस प्रकार से एक मार्का होता है। ठीक है, ISI एक मार्का होता है। ठीक है, यानी ये प्रत्येक जो प्रमाणित चीज़ होती है, ठीक है, ये प्रमाणित करती हैं, ये चेक करके सब कुछ प्रमाणित करती है कि हाँ ये जो चीज़ अपन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं। ये ISI मार्का बताता है। ठीक है, यानी शुद्धता की, हम जो चीज़ ले रहे हैं, वस्तु ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कीटनाशक और कई चीज़ें, सभी चीज़ों पर जिस पर ये ISI मार्का होता है वो हमें बताता है कि ये प्योर एकदम बिना मिलावट वाली चीज़ है। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित व अधिक जहरीले कीटनाशक काम में ना लें। अब भारत सरकार ने जो जिन कीटनाशकों को प्रतिबंध किया है, ठीक है, उनको काम में ना लें। जिन कीटनाशकों को क्या किया है, भारत सरकार ने बैन कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया कि इनका उपयोग नहीं कर सकते आप, उनका काम में ना लें। कीटनाशकों को घरेलू सामान के साथ रखकर ना लाएं एवं बच्चों को पहुंच से दूर ठंडी जगह पर ताले में रखें। ठीक है, घरेलू सामान के साथ रखकर ना लाएं, यानी घर से निकले सब्जी लेने के लिए, ठीक है, घर से निकले अपन सब्जी लेने के लिए, सब्जी ले ली पहले, और फिर बाहर से निकलते समय हमने क्या ले ली, कीटनाशक दवाइयाँ ले ली और उसको उसी थैले में डाल दिया जहाँ सब्जी पड़ी है। ऐसा ना करें, घरेलू सामान के साथ ना रखना चाहिए, और बच्चों की पहुंच से दूर ठंडी जगह पर रखना चाहिए। जगह कौन सी होनी चाहिए? ठंडी जगह, और ताले में रखना चाहिए, ताला देकर रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। कीटनाशकों का डिब्बा वास्तविक सील से बंद हो तथा टूटा फूटा ना हो। जब कीटनाशक अब डब्बे में ही आता है, ठीक है, तो जो डिब्बा अपन खरीद रहे हैं वो वास्तविक सील से बंद हो, उसके ऊपर जो सील आती है वो बंद होनी चाहिए, और कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। लेबल डिब्बे पर अच्छी तरह चिपका हुआ हो, जो लेबल हो वो डिब्बे पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ होना चाहिए। जार खत्म होने की तारीख मियाद अवधि खरीदते समय पढ़ लेनी चाहिए। जब भी खरीदते हैं तो उस पर जो उसको कब तक, कितने टाइम तक काम में ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको, मैं बताता हूँ आपको क्या पता होना चाहिए। आपको पता होगा 2 डेट आती है प्रत्येक पैकिंग चीज पर, MFG डेट, और एक आती है एक्सपायरी डेट। MFG यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी बनाने की तारीख, ठीक है, कोई है। एक्सपायरी डेट यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेने की डेट है। जब इसके अंदर का ये डब्बा जो है इसके अंदर, ठीक है, उसमें जो भी पदार्थ हैं वो कब एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद उसको उपयोग में लेने का कोई मतलब नहीं है। जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आएगी तब तक तो ये
हम उपयोग में लेंगे तो हमें लाभ होगा इससे, लेकिन जब एक्सपायरी डेट के बाद काम में लेते हैं तो वो क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है, साइड इफेक्ट पहुंचाता है। तो जब भी अपन जहर ख़त्म होने की जो तारीख मियाद अवधि खरीद समय पढ़ लें, क्योंकि आपको पता है आपने ले तो ली, ठीक है, अब ये आने वाले समय में क्या 2 महीने में 2 महीने में एक्सपायर हो जाएगी अब, ठीक है, हमने आज खरीदी 2 महीने में एक्सपायर हो जाएगी, और 2 महीने में हमें पता है कि हमारा उपयोग में ही नहीं आएगी ये, तो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है, नष्ट हो जाएगी, इसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी अंदर वाली। फिर भी हम देखेंगे लाई हुई तो काम में ले लें, वो लाई हुई काम में ले लेंगे ना अपन, तो वो हमारे उल्टा लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें एक्सपायरी डेट देख के लेनी चाहिए। 2 डेटें आती है ज़्यादातर, ठीक है, MFG डेट और एक्सपायरी डेट। कई चीज़ों में आप देखोगे कि सर हमें तो कई डब्बों पर, कई चीज़ों पर तो एक्सपायरी डेट तो मिलती ही नहीं है। तो बेटा जी, एक्सपायरी डेट की बात होती है तो MFG डेट तो हर एक पे लिखी होती है, और जिस पर एक्सपायरी डेट नहीं मिलती है ना, जिस पर एक्सपायरी डेट नहीं मिलती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं साइड में लिखा होगा बेस्ट यूज बिफोर मंथ्स। अब कितने मंथ्स होंगे, ठीक है, XYZ मंथ्स, यानी ये बनने के बाद इसका बेस्ट यूज़ कब है, इसके बनने के 3 महीने के अंदर अंदर, जिस पर किसी पर 3 महीने लिखा है, यहाँ पर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, वो इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो एक्सपायरी डेट देखकर खरीद दें। कभी भी अकेले व्यक्ति को छिड़काव का कार्य नहीं करना चाहिए, और छिड़काव करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो तथा बच्चों व पशुओं को छिड़काव क्षेत्र से दूर रखे। कभी भी एक अकेले व्यक्ति को छिड़काव का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहरीला होता है, ठीक है। और छिड़काव करने वाला जो व्यक्ति हो वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, किसी भी तरह की बीमारी ना हो, एलर्जी ना हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। तो बच्चों व पशुओं को छिड़काव क्षेत्र से हमें दूर रखना चाहिए। इन बच्चों और पशुओं को भी हमें क्या रखना चाहिए, इन छिड़काव क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अकेला व्यक्ति छिड़क देगा तो क्या होगा, आप ये सोच रहे हो बहुत जहरीला है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। और दुर्घटना कोई घट गई कि छिड़कते छिड़कते मान लो अचानक छींक भी आ गई, और छींक से जो छींकते समय उसका जो दवाई छिड़क रहा था वो दवाई उसके नाक में, कान में, मुंह में, आँख में कहीं चली गई, तो अकेला व्यक्ति अगर चला जाएगा, ठीक है, तो वो अब वहाँ पर उस दवाई से बीमार हो गया है, बेहोश हो गया है, तो दूसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं जो उसको हॉस्पिटल ले जाके इलाज कर सके, उसका करवा सके। जब दूसरा व्यक्ति नहीं होगा तो वो दवाई से नहीं मरेगा, उसमें हॉस्पिटल इलाज की देरी से मर जाएगा। इसलिए अकेले व्यक्ति को कभी भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। और जो छिड़काव करता है वो एक तो पहले सबसे बेस्ट चीज़ है कि सबसे स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को, पशुओं को छिड़काव क्षेत्र से हमें दूर रखना चाहिए। छिड़काव पौधों पर समान रूप से करना चाहिए। समान रूप से करने का मतलब है कि सभी पौधों पर, सभी जगह पर एक जैसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पर ज़्यादा छिड़क दिया, किसी पर कम। मुंह पर कपड़ा, मास्क बांधे, मुंह पर या तो कपड़ा बांधे, मास्क बांधे, या तथा हाथों में दस्ताने पहनते, आँखों पर क्या लगाए, चश्मा लगाए, आँख के चश्मे से ढक ले, मुंह पर मास्क कपड़ा बांध ले, हाथों में जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने, वो पहन ले, ठीक है। वर्षा आने की स्थिति या तेज़ हवा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव हवा के विपरीत दिशा में ना करें। जब वर्षा आने वाली हो या तेज़ हवा चल रही हो तब हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव करेंगे उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ जाएगा, हमारे ऊपर भी आ जाए, ठीक है। और छिड़काव हवा के विपरीत दिशा में नहीं करना चाहिए। छिड़काव हवा के विपरीत दिशा में नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए ये सारी हवा इस तरफ चल रही है अब, ठीक है। तो हमें ये नहीं है कि हम यहाँ खड़े हो गए और हम छिड़काव इस तरफ कर रहे हैं, तो इस तरफ करेंगे तो हवा के बहाव से वो उड़कर हमारे ऊपर ही आएगा। तो छिड़काव कभी हवा की दिशा के विपरीत नहीं करना चाहिए, हवा के विपरीत दिशा में ना करें। छिड़काव कमर के नीचे करना चाहिए। छिड़काव हमें कहाँ करना चाहिए, कमर के नीचे, ठीक है। ऊपर तक नहीं है, ये कमर है हमारी यहाँ पे, तो इसके नीचे नीचे यहाँ करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं ऊपर रखेंगे तो उड़ के कहीं ना कहीं से हवा का झोंका है सीधा आँखों में, ठीक है। तो छिड़काव हमेशा कमर से नीचे करना चाहिए, जिससे श्वास के साथ दवा अंदर ना जावे और नोजल में फूंक ना मारे। जो नोजल होता है यानी एक दवा छिड़कने वाला यंत्र है, उसकी जो आगे नली है, नली के आगे जो उनका मुंह है उसे नोजल कहते हैं।
उस नोजल में फूंक ना माने कि भाई दवाई आ नहीं रही तो फूंक मार दें, नहीं, फूंक ना मारे। छिड़काव के तुरंत बाद साबुन से स्नान करें व कपड़ों को धोवे। जैसे छिड़काव किया उसके तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए, साबुन से स्नान करना चाहिए और कपड़ों को भी धो लेना चाहिए। छिड़काव यंत्रों को साबुन के घोल से अच्छी तरह साफ कर दें। जो छिड़काव यंत्र है उनको भी अच्छे से धो लें। खाली डिब्बों को तोड़कर मिट्टी में दबा दें व बचे हुए कीटनाशक को सुरक्षित स्थान पर ताले में रखें। जो डिब्बा खाली हो गया है उसको तो मिट्टी में दबा दो, ठीक है। और क्या करें, जो कीटनाशक बच गया है उसका तो अपन को क्या करना चाहिए, उसको अपन को जो कीटनाशक बच गया है उसको अपन को क्या करना चाहिए, अच्छे से ताले में रख देना चाहिए, ठीक है। छिड़काव किए हुए खेत में ना घूमें व पशुओं को दूर रखें। अगर अपन ने छिड़काव किया तब उसमें अपन को घूमना नहीं चाहिए, ठीक है, और ना ही पशुओं को जाने देना चाहिए। फल सब्जियों व हरे चारे को छिड़काव के बाद 8 से 10 दिन तक काम में ना लेना। अगर फल सब्जियों पर हमने छिड़काव किया तो 8 से 10 दिन तक तो हमें उसको काम में भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब्जियों पर अभी सुबह छिड़काव किया और शाम को उसी की सब्जी बना ली, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर देखिए कुछ जैव नियंत्रण अपन पढ़ेंगे अब। ये तो था हमारा बरूती निवास, जो कीटनाशक थे उन कीटनाशकों से नियंत्रण कैसे किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे जीवों द्वारा नियंत्रण। अब कुछ कीटों को खाने वाले जीव भी होते हैं, उनका द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो देखिए क्या होता है, क्या देख, किसी भी नासी कीट को मनुष्य द्वारा दूसरे जीवित जीवों के प्रोत्साहन एवं प्रकीर्णन से सफलतापूर्वक नियंत्रण करने को जैविक नियंत्रण कहते हैं। किसी भी जो नासी कीट होता है, यानी जो हमारे लिए फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, नाश कर रहा है, उसको मनुष्य द्वारा दूसरे जीवित जीव जैसे जो परजीवियाब है, दूसरों पर निर्भर करता है, परभक्षी दूसरे जीवाणुओं पर खाता है, या जो बैक्टीरिया है, रोगाणु है, जीवाणु है, वो रोगाणु फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं कीटों के अंदर, उनको काम में लेकर प्रोत्साहन और प्रकीर्णन से क्या करना, उन नासी कीटों का नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के अंतर्गत कुछ कीट, जिसमें दोनों परजीवी एवं परभक्षी रोग पैदा करने वाले विषाणु, जीवाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ, परजीवी, सूत्रकृमि और परभक्षी कशेरुकी के शामिल है, ठीक है। अब कीटों के प्राकृतिक जो शत्रु हैं उनमें कई सारे आते हैं। कीटों के जो प्राकृतिक शत्रु है उसमें कई सारे आते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें तो दोनों ही आते हैं, परजीवी और परभक्षी। एक तो उन कीटों पर निर्भर रहने वाले हैं जो उनको मार देंगे, और एक परभक्षी है जो उनको मार कर खाने वाले होते हैं। तो परजीवी एवं परभक्षी दोनों ही नियंत्रण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। जैविक नियंत्रण का मूल सिद्धांत क्या है? जीवो जीवस्य भोजनम। अंडरलाइन करना इसको, और मोस्ट इंपोर्टेंट करना 1 नंबर का सवाल। जैव नियंत्रण का मुख्य सिद्धांत क्या है? जीवो जीवस्य भोजन। जीव ही जीव का भोजन है। एक जीव क्या करता है? दूसरे जीव को खाता है और अपनी भोजन की आपूर्ति करता है। अर्थात हर जीव एक दूसरे जीव का भोज्य पदार्थ होता है। जैसे टिड्डा को मैना खाती है। टिड्डा को कौन खाता है? मैना। सांप को कौन खाता है? नेवला। चूहों को कौन खाता है? बिल्ली आदि। चूहों को कौन खाता है? बिल्ली खाती है, ठीक है। आगे देखिए, जैविक नियंत्रण तकनीक प्राचीन काल से ही प्रचलित है। ये जो जैविक नियंत्रण तकनीक है वो प्राचीन काल से ही क्या है? प्रचलित है, ठीक है। सर्वप्रथम सन 1762 में भारत से भारतीय मैना को मॉरिशस तथा इसके पश्चात अन्य हवाई द्वीपों पर इसे लाल टिड्डी के नियंत्रण हेतु भेजा गया। भारत की जो मैना है, भारतीय मैना, 1762 में सबसे पहले इनको मॉरिशस ले जाया गया। देखो फॉरेन गई सीधी, विदेश में। यहाँ इंडिया वाले फॉरेन नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते। यहाँ से पकड़ पकड़ के भारतीय मैना को विदेश में लेके गए। किस लिए? और फिर उसके बाद अन्य हवाई द्वीपों पर लेके गए। किस लिए? जो उनकी यहाँ पर लाल टिड्डिया का झुंड आया था उनको नष्ट करने के लिए। इसी प्रकार चींटियों को नींबू वर्गीय पौधों के नाशक कीटों तथा खजूर के पेड़ों पर फलों के नाशक कीटों पर परभक्षियों की तरह प्रयोग में लेते हैं। इसी प्रकार जो चींटियाँ होती हैं, कीड़ियाँ, ठीक है, चींटियाँ, इनको नींबू वर्गीय पौधों के नाशक कीट जो होते हैं और फल वर्गीय जो पौधे होते हैं, जो फलों के नाशक कीट होते हैं, उन पर परभक्षी के रूप में ये कीट, चींटियाँ जाकर उन कीटों को खा जाती है। तत्पश्चात इटली में देखिए एपिंटलस ग्लोमेरेटस को गोभी की सुंडी, पायरिस रेपी के नियंत्रण हेतु तथा
ऑस्ट्रेलिया के लेडी बर्ड बीटल रोडोलिया कार्डिनेलिस नामक परभक्षी कीट को कैलिफोर्निया में मंगाकर नींबू वर्गीय पौधों का कॉर्निकुसल स्केल आइसीरिया परचेसी के विरुद्ध सफलतापूर्वक क्या किया, उपयोग किया गया। फिर अलग अलग देशों से जो कीट मंगवाए और अलग अलग जो कीट होते हैं नाशक कीट, ठीक है, उनको नष्ट किया गया। अब देखिए जैसे चीहा, अब जीवो जीवस्य भोजनम, यानी जीव ही जीव का भोजन होता है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है, एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर होता है, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं ये एक खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये चक्रीय श्रृंखला है। जैसे चूहा, जैसे देखिए कॉकरोच होता है, ठीक है, कॉकरोच किससे डरता है? कॉकरोच को कौन खाता है? चूहा। चूहों को कौन खाता है? बिल्ली। बिल्ली को कौन खाता है? कुत्ता। कुत्ता किससे डरता है? कॉकरोच। चूहे से चूहा, बिल्ली से बिल्ली, कुत्ते से कुत्ता, किससे? आदमी से। आदमी किससे डरता है? अपनी पत्नी से। और पत्नी किससे डरती है? कॉकरोच से। यानी घूम फिर के वापस यही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब का, तो ये एक श्रृंखला है। वैसे ही सब जगह एक श्रृंखला चलती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन बनाता है अपना। देखो जैविक नियंत्रण का व्यवस्थित कार्य इंग्लैंड में 1927 में इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत फॉर्नहेम हाउस प्रयोगशाला में एफिलिनस माली नामक परजीवी को प्रयोगशाला में पालकर सेब की वूली एफिड के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया गया। सबसे पहले जैविक नियंत्रण 1927 में जो व्यवस्थित कार्य किया गया, ऐसे नहीं, व्यवस्थित अच्छे तरीके से सबसे पहले किया गया वो तो था 1927 में। बाकी तो सबसे पहले 1762 में हो गया था, ठीक है। कीटहारी कीट प्रकृति में अपने आप कीटों को नियंत्रित करते रहते हैं। जो कीटहारी यानी कीटों को खाने वाले कीट होते हैं वो अपने आप प्रकृति में नियंत्रित करते हैं कीटों को। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवियों का कीट नियंत्रण के लिए उपयोग को सूक्ष्म जैविक नियंत्रण कहते हैं। अब बड़े कीटों को खाने के लिए तो वो जैविक नियंत्रण, और कुछ सूक्ष्म जीवी कीट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते आंखों से, उनको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, जिस नियंत्रण का उपयोग करते हैं वो सूक्ष्म जैविक नियंत्रण कहलाता है। तुलनात्मक रूप से ये जैविक नियंत्रण का नवीन आयाम है जिसमें स्वयं कीट के रोगाणुओं का प्रयोग उनके ही नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, कीट के रोगाणुओं का प्रयोग, कि कीट के अंदर कौन सा रोगाणु है जो उसके लिए सबसे खतरनाक है, जो उसको मारेगा, उसका उपयोग करके क्या करते हैं, अपन कीटों को नष्ट करने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम स्टेनहाउस 1949 ने सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग कीटों के नियंत्रण के लिए किया था। सबसे पहले स्टेनहाउस ने किया था, ठीक है। इनके संक्रमण से परपोषी की मृत्यु हो जाती है। इनके संक्रमण से क्या होता है, परपोषी की मृत्यु हो जाती है, परपोषी मर जाता है, या जिस पर ये आक्रमण करते हैं वो मर जाता है। जैविक नियंत्रण के कुछ सिद्धांत है, देखिए। पहला सिद्धांत है, 4 सिद्धांत है, उनमें पहला सिद्धांत है कि प्राकृतिक शत्रुओं को ऐसे स्थान से एकत्रित करना जहां वे अधिक संख्या में उपलब्ध हो, तथा उनके ऐसे स्थानों पर छोड़ना जहां पर वे लाभदायक सिद्ध हो सके। पहली चीज़ तो हमें जो प्राकृतिक शत्रु है, यानी जो कीटों को नष्ट करने वाले, कीटों को मारने वाले अन्य कीट हैं, ठीक है, उन्हें प्राकृतिक शत्रु कहते हैं। प्रकृति द्वारा है, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। तो इन प्राकृतिक शत्रुओं को पहले तो अपन को क्या करना, ऐसे स्थान पर, पहले तो अपन को ऐसे स्थानों से एकत्रित करना जहां वे अधिक संख्या में उपलब्ध हो, जहां वे ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, जहां वे कहाँ हो, ज़्यादा संख्या में उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले अधिक संख्या में उपलब्ध हो, वहाँ से लेंगे, तो जहाँ से लेंगे वहाँ को कमी नहीं आएगी उनके, ठीक है। और ऐसे स्थान पर छोड़ना उनको जहाँ उनके लिए लाभदायक परिस्थितियाँ हो, जहाँ पर वो लाभदायक हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने जो प्राकृतिक शत्रु लिए थोड़ी मात्रा में, ठीक है, और इन्हें जिनको नष्ट करना हो इतनी मात्रा में, तो क्या ये अकेला नष्ट कर पाएगा? उल्टा ये इसको नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ लाभदायक हो वहीं छोड़ना है, और उठाना भी वहाँ पे है। जैसे अब यहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर 4-5 तो भारतीय मैना रही है, उसमें से अपन 5-6 उठा लेते हैं, तो क्या होगा, जहाँ अधिक संख्या में, तो यहाँ पर से भारतीय मैना ही लुप्त हो जाएगी, मिलेगी नहीं।
तो वहाँ से लेनी चाहिए हमें प्राकृतिक शत्रु जहाँ पर संख्या अधिक और वहाँ छोड़ना चाहिए जहाँ लाभदायक हो। प्रयोगशाला में परभक्षी एवं परजीव्याप कीटों को पालकर उन स्थानों पर छोड़ना जहाँ पर नाशक कीटों को समष्टि ज़्यादा हो। ठीक है, अब प्रयोगशाला में अपन ये परजीव्याप और परभक्षी जो कीट होते हैं उनको पालना और फिर उनको ऐसी जगह पर छोड़ना जहाँ नाशक कीटों की समष्टि ज़्यादा हो। ठीक है, नाशक कीट ज़्यादा हो वहाँ पर। देखिए, विदेशों से परभक्षी एवं परजीव्याप कीटों को उनके उत्पत्ति स्थान से मंगाना। विदेशों से अगर कुछ मंगा रहे हैं तो उनको उत्पत्ति स्थान से मंगाना। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से भी पकड़ के ले रहे, नहीं, उनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, जहाँ उत्पत्ति हुई होगी वहाँ संख्या भी ज़्यादा होगी अपना। तो विदेशों से जो कीट मंगवा रहे हैं, परजीवी मंगा रहे हैं, वो उनके उत्पत्ति स्थान से मंगाना और उनका उपयोग ऐसे नाशक कीटों के विरुद्ध करना जो किसी प्रकार बाहर से आकर यहाँ पर स्थापित हो गए, और उनका उपयोग ऐसे नाशक कीटों पर करना है जो बाहर से आकर हमारे देश में स्थापित हो गए। ठीक है, प्राकृतिक शत्रुओं को इस प्रकार से प्रयोग करना कि वे लक्षित नाशक कीटों को मारने के पश्चात भी दूसरे वैकल्पिक नाशक कीटों पर भी अपना भरण कर जीवन चला सके। ठीक है, अब प्राकृतिक शत्रुओं को इस प्रकार से अपन को उपयोग में लेना चाहिए कि वो नाशक कीटों को मारने के बाद भी उनको जीवित रहने के लिए खाने की तो आवश्यकता होगी, तो वो वहाँ अन्य जो नाशक कीट है उनको खाकर भी जीवित रह सके। मेन टारगेट जिसके लिए लाए उसको तो मार दिया सब, अब वो खाएगा इसको। तो हमें ऐसे प्राकृतिक शत्रु लेने चाहिए उपयोग में जो अन्य कीटों को खाकर भी जीवित रह सकते हैं, यानी वैकल्पिक नाशक कीटों पर भी अपना भरण कर जीवन चला सके, ताकि वे पोषक कीटों के नष्ट होने के बावजूद समाप्त नहीं होंगे तथा उनका जीवन चक्र लगातार चलता रहेगा, जिससे अगली बार अगली खेती में ये लगातार इनका जीवन चलता रहेगा। अगली बार खेती में जब भी होगा तो ये अपने आप वहाँ पे पहले से ही मौजूद होंगे तो नष्ट कर देंगे। जैविक नियंत्रण की सफलता के आधारभूत बातें। अब ये जैविक नियंत्रण करने के लिए कुछ बातें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए जो आधारभूत है, जो हमें पता भी होनी चाहिए। देखिए, फसलों के नाशक कीटों की वर्गीकीय स्थिति यानी उस कीट की सही पहचान होना जरूरी है। हमारे फसल में कौन सा नाशक कीट लगा है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, बिना ज्ञान के तो हमें क्या पता होगा। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि हमारे नाशक कीट कौन सा है तो कौन सी उसका प्राकृतिक शत्रु कौन सा है वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो सही पहचान होगी हमें, तो हमें उसका जीवन चक्र पता होगा। जीवन चक्र पता होगा तो उसको कौन सा नाशक कीट खाता है, कौन सी कमजोर अवस्था है उसकी, वो सब पता होगी हमें। ठीक है, तो उसके प्राकृतिक शत्रु का भी पता होगा और अपन ला सकते हैं आराम से। तो पहले तो नाशक कीट की सही पहचान होनी चाहिए। नाशक कीट का भौतिक वितरण, उनके स्वदेशी, क्षेत्रीय तथा विदेशी प्राकृतिक शत्रुओं की जानकारी होनी चाहिए। नाशक कीट का जो भौतिक वितरण है, उनके स्वदेशी, क्षेत्रीय तथा विदेशी प्राकृतिक शत्रुओं की जानकारी। जो नाशक कीट है उसका वितरण कहाँ कहाँ है, ठीक है, यानी कितनी मात्रा में वो फैला हुआ है। ठीक है, फिर स्वदेशी, क्षेत्रीय व विदेशी प्राकृतिक शत्रुओं की जानकारी होनी चाहिए। जो कीट हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है उसका हमारे देश में नष्ट करने वाला, उसको खाने वाला जीवाणु कौन सा, कीट कौन सा है, क्षेत्रीय। ठीक है, स्वदेश में पाने जाने वाला, क्षेत्रीय भागों में पाए जाने वाला, और विदेश में वो कौन सा कीट है जो इन हमारे फसलों के कीट को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। नाशक कीट के जीवन चक्र और उसकी विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाले प्राकृतिक शत्रुओं के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नाशक कीट का जो जीवन चक्र है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, और उसकी जो विभिन्न अवस्थाओं में, उसकी जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है उसके संबंध में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी अवस्था को कौन सा, यानी लट की अवस्था को, उनके अंडे को कौन खाता है, कौन सा प्राकृतिक शत्रु खाता है, उनकी लटों को कौन सा प्राकृतिक शत्रु खाता है, कोका प्यूपा को कौन खाता है, वयस्क को कौन मार सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करना जो केवल कीटहारी हो। अब ऐसे ही प्राकृतिक शत्रुओं का हमें प्रयोग करना है जो केवल कीटों को खाते हो। ठीक है, यानी जो कीटों को खाते हो। ऐसा नहीं है कि हमने हमारी फसलों पर लगे हुए नाशक कीट है उनको मारने के लिए, उनको खाने के लिए कुछ अन्य पक्षी लाए, ठीक है, वो उनको खा गए और साथ साथ में वो नाशक कीटों के साथ फसल भी खाते हो, तो क्या हमें फ़ायदा होगा? हम नाशक कीटों से फसल को बचाने के लिए अन्य कीट लाए हैं, अन्य पक्षी लाए हैं, परजीवी लाए हैं, अब वही क्या करते हैं, हमारे फसल को खाने लग जाते हैं, तो क्या होगा? नहीं। तो हमें ऐसे प्राकृतिक शत्रु काम में लेने हैं जो क्या हो, सिर्फ कीटहारी हो, सब कीटों को खाए।
इसके बाद देखिए कीटो प्राकृतिक शत्रुओं के गुण और विशेषताएं, ठीक है, वो अपन पढ़ ही लेते हैं, या वो आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।